भूल जाती हूँ। So today we will discuss about the water distribution system. जो हम फार्म है, फार्म एरिया में कैसे वाटर सप्लाई करते हैं, जो आपके चैनल्स वगैरह है, मेन चैनल्स होते हैं, देन आफ्टर आपका जो वाटर मेनली वाटर सप्लाई चैनल है उससे मेन चैनल में जाता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जिसमें आपके चैनल में जो वाटर फ्लो है उसका रेट कैलकुलेट करने के लिए, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं। आपको जो सॉफ्ट कॉपी मैंने दी है उसमें न्यूमेरिकल्स के कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं। आपने रीड किया है? आप लोगों ने देखा है? एक एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग की मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी थी, उसमें देखना इस पे न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उसको जरूर सॉल्व करना। बुक वाले मैम? एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग मैनुअल करके एक है, स्टार्टिंग में ही Yes, दिया था ma'am. तुम लोगों को पेन ड्राइव में। बॉयज लोग को दिया था तुम लोगों ने? मुझे याद Yes, नहीं ma'am, है दे कि दिया बॉयज था। लोगों ने लिया था कि नहीं, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन श्रेया मैंने तुम्हें तो दिया है और मैम एक शेयर कर गर्ल्स दिया था। को सेंड कर दिया था ना बॉयज लोगों को। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो उसमें आपने देखना इस पे जो है फ्लो रेट के ऊपर कुछ जो है न्यूमेरिकल्स है। इवन मैंने दिया था तो मेरे हाईलाइटेड किया हुआ है येलो कलर से, तो वो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। मैनिंग इक्वेशन जो है वो हो गया, चेज़ी इक्वेशन है, ऐसे करके है कुछ कुछ उस पे क्वेश्चंस जो है आते हैं कभी कभी। Now the water distribution system in the aqua farm, mainly जो आपके open water canals हैं, ठीक है, mainly जब हम फार्म एरिया में जो वाटर लेके जाते हैं, ठीक है, वो इस तरह से हम बनाते हैं उसका स्लोप वगैरह कि हमें ग्रेविटी के थ्रू जो है वाटर जो है आपका जो है फ्लो करके जो है पॉन्ड तक पहुंच सके, या फार्म में जितने भी पॉन्ड्स हैं वहां तक पहुंच सके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन वाटर कैनाल्स आर यूज्ड। तो आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं वाटर कैनाल्स जो है यूज किए जाते हैं फिश फार्म में, ताकि पानी जो है वहां तक पहुंचाया जा सके विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी। मेनली 4 पर्पसेस के लिए। पहला जो कैनाल होता है दैट इज कॉल्ड द फीडर कैनाल। उसका ये काम होता है कि जो मेन वाटर इनटेक है आपका, वो कैनल जिसमें मेन वाटर आ रहा है, ठीक है, उससे लेकर के ये फिश पॉन्ड में पहुंचाता है, ठीक है। इन लार्ज फार्म्स और बहुत ज्यादा बड़ा फार्म है तो ये क्या होता है आपका जो है सेवरल डाइवर्जन, मतलब आपका हर जगह जो है डाइवर्ट करके जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड यूनिट तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ये जो मेन फीडर कनाल है, ठीक है, जो फीडर कनाल दैट इज कॉल्ड एज द मेन फीडर कनाल। और क्योंकि आपका फार्म बड़ा होता है और पॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है, तो उसको डाइवर्ट करके जो है डिफरेंट मेन फीडर कनाल को ब्रांच में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करके जो है सेकेंडरी टर्शियरी फीडर कनाल में आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये वाटर सप्लाई कैनाल है, मेन जो आपका पानी जिससे आ रहा है रिवर से या जहां से भी अभी आप ले रहे हो, ठीक है। देन ये जो है आपका मेन फीडर कनाल के थ्रू, ये जो है सामने मेन फीडर कनाल है, ये डाइवर्सन स्ट्रक्चर है। मेन फीडर कनाल जो है, अगर ये बड़ा फार्म एरिया है तो आपको फिर से डाइवर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। देन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द सेकेंडरी फीडर कनाल, यू कैन सी हियर, ठीक है। और देन सेकेंडरी से भी जो है अगर इस पॉइंट तक पहुंचाना पड़ रहा है तो फर्दर ये डिवाइड होके टर्शरी में जा रहा है, ठीक है। और हर पॉन्ड के एक साइड में जो एंट्री हो रही है फीडर कनाल के थ्रू, पानी अंदर आ रहा है पॉन्ड के, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट में हम ड्रेनेज कनाल रखते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है, जो भी वेस्टेज वाटर है उसको हम ड्रेन करके आउट करते हैं। आप देख सकते हैं हर एक पॉन्ड में यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। तो ड्रेनेज कनाल जो होता है वो जो भी वेस्टेज है फिश आपने कल्चर किया उसके बाद जो पानी हम डिस्कार्ड करते हैं वो इस ड्रेनेज के थ्रू करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ ये ड्रेनेज कनाल, इसका काम क्या होता है, जो भी आपका वाटर फिश पॉन्ड में जो भी वाटर है उसको इवैक्यूएट करना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टुवर्ड्स एन एग्जिस्टिंग वैली। डाइवर्सन कनाल क्या है, मेनली इसका काम होता है डाइवर्ट करना, जो भी आपका पॉन्ड वगैरह में जो एक्सेस वाटर आ रहा है उसको डाइवर्ट करना, ठीक है, आपको फ्रॉम बैरेज, ठीक है। और प्रोटेक्शन कनाल क्या करता है, डाइवर्ट वाटर रन ऑफ अवे फ्रॉम द फिश पॉन्ड। अगर फिश पॉन्ड से अगर रन ऑफ हो जा रहा है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन कनाल होता है।
ये इसका फिगर हो गया। नाउ फीडर कैनाल, जो आपका फीडर चैनल है, सॉरी फीडर चैनल, दिस इज कॉल्ड एज द मेन फीडर चैनल, क्योंकि ये जो है यही चैनल होता है जो सारे पॉन्ड को पानी पहुंचाता है। It starts from the main sluice gate or pumping station and generally transfers the central portion of the farm. आपका जो है मेन स्लुइस गेट का काम क्या होता है? एंट्री करने देना। जो आपका वाटर होता है वो एक आपका आयरन का बना होता है या फिर आपका लकड़ी का, बैम्बू का बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना होता है। मेनली होता है कि वो पॉन्ड में आपकी जो इनलेट होते हैं उस जगह पे पानी को अंदर आने का रास्ता ये गेट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप इसका जो मेन फीडर प्लान है, ये जो मेन स्विच गेट से लेकर के जो आपका सेंट्रल पोर्शन तक फार्म में है, ये वहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, फिर वहां से जाकर सेकेंडरी एंड टर्शियरी में फिर डाइवर्ट होता है। इन बिग फार्म्स मेन फीडर चैनल जो होते हैं कुड फीड नंबर ऑफ सेकेंडरी चैनल्स, क्योंकि इसी से फिर ये जो है सेपरेट होकर के सेकेंडरी चैनल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो मेन फीडर चैनल से जो भी पानी आता है वो सेकेंडरी चैनल को फीड करता है, ठीक है, और फिर ये पॉन्ड तक पहुंचते हैं। सेकेंडरी चैनल्स को आप ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और फ्लो ऑफ वाटर इन दी चैनल इज रेगुलेटेड बाय द स्लुइस गेट और इनलेट गेट। और जो भी आपके सेकेंडरी चैनल में जो वाटर फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसकी फ्लो रेट जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है कि स्लुइस गेट जो है उसका विड्थ कितना है, आप कितने समय उठा रहे हो, ये सब चीजों पे वो रेगुलेट होता है उसका फ्लो रेट, ठीक है। नाउ प्रिज्मेटिक चैनल एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। अगर आपका जो है चैनल जो जिससे पानी आ रहा है उसका क्रॉस सेक्शन ले, तो हर जगह जो उसका बेड है वो स्लोप, उस बेड का जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उबड़ खाबड़ रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म रहता है और कांस्टेंट रहता है तब तो वो प्रिज्मेटिक चैनल कहलाता है, ठीक है, एक समान रहता है वो। लेकिन अगर वो उबड़ खाबड़ रहता है, एक समान नहीं होता है, तो वो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कहलाता है। Aquaculture farms usually have prismatic channel. ज्यादातर जो फार्म्स होते हैं ना, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करके बनाए हुए थे तो उनको यूनिफॉर्म ही रखा जाता है। तो ज्यादातर जो आपके कमर्शियल जो आपके फार्म बने होते हैं तो उसमें जो चैनल्स होते हैं वो प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं, और वो आपके डिफरेंट शेप में देखने को मिलेंगे, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल शेप, ठीक है। Most of the unlined earthen channel will have trapezoidal shape for better stability. जो अनलाइन आपके जो अर्दन चैनल्स है ना, वो आपके मोस्टली ट्रेपेजॉइडल शेप के बनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप के जितने भी चैनल्स बने होते हैं, ठीक है, जिससे पानी आ रहा होता है, वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक कंक्रीट और आरसीसी के जो मटेरियल है उनसे बने होते हैं ताकि वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। The channel used for supplying water into the pond are usually in the form of कैनल और फ्लूम। कहते हैं कि चैनल्स जो आपका वाटर पॉन्ड में सप्लाई करता है वो कैनाल के फॉर्म में रहता है या फ्लूम के फॉर्म में रहता है, ठीक है। कैनाल क्या है? जनरली आपका लॉन्ग माइल्ड स्लोप चैनल होता है जो कि आपके ग्राउंड के ऊपर बिल्ड किया जाता है। वो लाइनिंग उसमें हो भी सकती है, नहीं भी, कंक्रीट की लाइनिंग, मतलब ये जो लाइनिंग आप कह रहे हैं ना, लाइन अनलाइन, तो लाइनिंग किस चीज की जाती है? मेनली स्टोन मेशनरी, कंक्रीट की जो आपकी बनी हुई रहती है, या बिटुमिनस मटेरियल। बिटुमिनस मटेरियल होता है, बिटुमिनस से बना हुआ मटेरियल जो कि आपका वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, पानी को मतलब जो है रीसने नहीं देता है, ठीक है। तो वैसा मटेरियल जो होता है उस मटेरियल से ये लाइनिंग की जाती है। तो कनाल जो जनरली होते हैं ना, कभी कभी उसमें लाइनिंग होती है, नहीं भी होती है। जबकि फ्लूम क्या है? वो एलिवेटेड चैनल है, थोड़ा सा उठाया हुआ रहता है कंस्ट्रक्शन, और वो भी कंस्ट्रक्ट किसके थ्रू होता है? स्टोन मैशनरी, आपका जो है कंक्रीट का बना हुआ, या ब्रिक जो आपका ईटा कह लो, या मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है। Elevated flumes are more efficient water conveyor than earthen channels. आपके मिट्टी के बने हुए जो चैनल जिसमें कोई तरह की लाइनिंग नहीं होती है, ठीक है, किसी तरह का कंक्रीट का काम नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी का गड्ढा करके उसको
उस तरह का शेप दे दिया जाता है, तो उससे बेहतर माना जाता है ये एलिवेटेड फ्यूम्स, क्योंकि इसमें कंक्रीट की लाइनिंग होती है, तो ये पानी को बहुत कहते हैं कि इफिशिएंट वे में आपका जो है पॉन्ड तक लेके जाता है। बट दे रिक्वायर हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको अर्दन चैनल बनाने में उतना कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन एलिवेटेड फ्यूम्स में आपको कंक्रीट का काम करना है, आपको लाइनिंग करवानी है उसमें, तो उसमें आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट हाई तो लगता है, लेकिन पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अमाउंट में जो है पॉन्ड में पहुंचता है। They are usually installed on the top of the earthen dike. ये जो elevated fumes हैं आपके earthen dikes के ऊपर जो है इंस्टॉल भी किए जाते हैं। Feeder canal should be dimension to allow various type of pond to be filled within the time mentioned. आपका इस तरीके से आपको डायमेंशनली उसको बनाना है, प्रिपेयर करना है। जब कंस्ट्रक्शन करते हो तो दिमाग में ये बात रखी जाती है कि आपका जो है इस तरह का से उसका डायमेंशन, उसका एरिया, उसका डेप्थ वगैरह होना चाहिए कि आपका जो वेरियस पॉन्ड है आपका एक्वा फार्म में, जो आपका फार्म है उसमें जो जितने भी पॉन्ड है विद इन जो आपका टाइम है वो पूरा फुलफिल हो जाए। ठीक है। The longitudinal profile of the feeder canal should be designed to ensure a channel water level at least 10 centimeter higher than the normal water level at the inlet of the individual pond. आपका जो भी इंडिविजुअल फार्म में बहुत सारे पॉन्ड होंगे, तो इंडिविजुअल पॉन्ड में जो इनलेट है, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल आपका वाटर लेवल है, ठीक है, उससे कम 10 मीटर हायर वाटर लेवल होना चाहिए। तो आपका इस तरीके से फीडर कनाल का जो है डिजाइन किया जाता है, उसका लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल जो है इस तरीके से फीडर कनाल चैनल को बनाया जाता है कि हमेशा पानी उससे ज्यादा ही हो, 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो। डाइक अलोंग द वाटर चैनल शुड बी एटलीस्ट 2 मीटर वाइड क्रेस्ट। आपका जो वाटर चैनल्स के ऊपर जो मतलब डाइक होते हैं, ठीक है, नीचे गड्ढा किया लेकिन दोनों साइड तो डाइक होगा ना आपका, तो वो डाइक कम से कम जो कहा जाता है उसका विड्थ जो होना चाहिए एटलीस्ट, जो क्रेस्ट बोलते हैं, जो टॉप विड्थ जो बोलते हैं, ठीक है, वो 2 मीटर का होना चाहिए। नाउ द डिस्चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। आपका जो है ये जो आपका चैनल है उसमें जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q is equal to AV, where Q is a discharge of uniform flow of water in channel, ठीक है, Q is the discharge of uniform flow of the water in the channel, यूनिट बताने की जरूरत नहीं है। A is the area, ठीक है, V is the mean velocity, ठीक है। आपका जो है हर जगह जो चैनल है, ठीक है, आपका एक समान नहीं रहेगा, थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा, तो फ्रिक्शन भी होगा, फ्री सरफेस भी होगा, तो चैनल के वॉल में जो है वो स्मूथ तो होगा नहीं, फ्रिक्शन होगा, तो इस वजह से जो आपकी वाटर की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। चैनल सेक्शन में जो भी आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आ रहा है, वो हर जगह उसका जो वेलोसिटी है समान, एक समान नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम वेलोसिटी पता करते हैं तो हम एवरेज या मीन वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, ओपन चैनल्स की। और इसका निकालने का एक मेथड है दैट इज कॉल्ड द पिटोट ट्यूब और करंट मीटर। इसके थ्रू एस्टिमेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, या फिर जो मीन वेलोसिटी है हम कैलकुलेट करके निकालते हैं एक इक्वेशन के थ्रू दैट इज कॉल्ड द मैनिंग एंड चेजी इक्वेशन, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछते हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी पूछते हैं, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। मैनिंग इक्वेशन है V is equal to 1 by n into R to the power 2 by 3 into S 1 to the power 2, ठीक है, हाफ जो है, where V is the mean velocity, S यहाँ पे है slope of the channel bed, M जो है मैनिंग रिग्यूसिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपका डिफर करती है कि क्या मटेरियल यूज किया गया है आपका चैनल बनाने में, ठीक है, कंक्रीट यूज किया गया है कि वुड यूज किया गया है, तो उस हिसाब से इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू दी रहती है, जनरली क्वेश्चन में भी मेंशन रहता है, उसकी वैल्यू दी रहती है, ठीक है। और आर हो गया हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, वेयर आर इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है A by P
ए हो गया यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर फ्लो, जो आपका चैनल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे पानी बह के जा रहा है, एंड पी इज द वेटेड पेरीमीटर, जो आपका पेरीमीटर है, ठीक है, जिससे आपका वाटर फ्लो हो रहा है उस एरिया। मैम हाँ बोलो। इस इक्वेशन में तो एम है ही नहीं। कहा? एस तो है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द चैनल। एम मैनिंग एस एन होगा, एम जो लिखा हुआ है ना मैम इक्वेशन में, एम कहाँ है? v इज इक्वल टू 1/n इंटू आर हाँ बस ये है। हाँ 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 यहाँ पे। अच्छा मैं इसको देख लेती हूँ, एक मिनट। वहां पे m ही दिया था 1, इसको एक मिनट देख लेती हूँ मैं इसको। चेजी इक्वेशन मैं उसको देखती हूँ, ठीक है। दैट विल बी, लेकिन एन से ही डोनोट करते हैं, शायद यहाँ पे m लिखा गया है, मैं इसको क्रॉस चेक करके देन आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है। देन आफ्टर हो गया चेजी इक्वेशन। चेजी इक्वेशन का ये फॉर्मूला है v इक्वल टू c अंडर रूट rs, वेयर v इज द मीन वेलोसिटी, c इक्वल टू द चेजी कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू होती है 1/n इंटू r टू द पावर 1/6। r हो गया रिगुसिटी कांस्टेंट जो आपके क्वेश्चंस में मेंशन किया रहेगा, s रहेगा आपका जो चैनल बेड है उसका स्लोप हो गया, ठीक है। वन ऑफ द एबव टू इक्वेशन, आपका जो ये ऊपर के दो इक्वेशन है, ठीक है, मैनिंग एंड चेजी जो है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है दैट इज द मैनिंग इक्वेशन, ठीक है। एक मिनट। Therefore, Manning formula is commonly used. वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, दैट्स व्हाई उसको ज्यादा यूज में लाया जाता है। डिस्चार्ज थ्रू द ओपन चैनल Q इक्वल टू ए वी, वेयर ए तो आपको पता ही है, V का वैल्यू हमने मैनिंग इक्वेशन से जो है यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। V का वैल्यू 1/n इंटू आर, तो भाई ये तो आपका V का A तो एज सच रहा, यहाँ बाकी जो फॉर्मूला है वो V का यहाँ पे पुट कर दिया है मैनिंग इक्वेशन से। तो ये जो आपका हो गया Q इक्वल टू A इंटू आर टू द पावर 2/3 S इंटू S टू द पावर, मतलब हाफ हो गया डिवाइडेड बाय n, ठीक है। नाउ फीडर चैनल, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा सा जान लो। आपका जो है चैनल सेक्शन का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन जो आपका चैनल का है, ठीक है, आपका जो वाटर आपका जो फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में नॉर्मली आपका, तो उस चैनल का जो है क्रॉस सेक्शनल, दैट इज कॉल्ड द चैनल सेक्शन। डेप्थ ऑफ द फ्लो यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल फ्रॉम द फ्री सरफेस, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिस्टेंस। टॉप विड्थ हो गया, जो चैनल सेक्शन का विड्थ है वो हम कहेंगे एट द टॉप सरफेस ऑफ द सेक्शन। वाटर एरिया ए यहाँ पे कहलाएगा, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो चैनल जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है, it is the ratio of the water area to its weighted perimeter, r is equal to a divided by p, ठीक है। हाइड्रोलिक डेप्थ जो हो गया दैट इज d is equal to water area divided by top width, ठीक है। तो ये कुछ आपका जो है, कहीं कहीं पे ये d जो है यहाँ पे मैंने d लिख दिया है कैपिटल, ये स्मॉल लेटर है, आगे चल के ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा जो करेक्ट करके देन आफ्टर हाइड्रोलिक डेप्थ हर जगह यहाँ आगे में स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया है। वेट, नाउ डिजाइन ऑफ द साइड स्लोप एंड बॉटम स्लोप। आपका जो साइड में स्लोप बनता है, आपका चैनल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये मान लो चैनल है, ये आपका ट्रेपेजोइडल शेप का है, तो ये जो स्लोप है, ठीक है, साइड स्लोप, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साइड स्लोप और नीचे जो बॉटम जो है जहां, उसका भी स्लोप। द स्टीपर द चैनल द मोर विल बी द डिस्चार्ज, जितना स्टीपर खड़ा रहेगा, जितना वो स्लोप जो है जितना खड़ा होगा उतना पानी डिस्चार्ज होगा। Natural slope of the land will be deciding factor in determination of the channel bed slope। जो आप एरिया जहां पे फीडर चैनल बनाने वाले हो, ठीक है, वहां का नेचुरली जो जमीन है उसका स्लोप कैसा है, ठीक है,
वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका चैनल का बेड स्लोप, अगर वो मतलब उस तरीके का ज्यादा स्लोपी है तो उस हिसाब से बनेगा, और जनरली हम उसी को देखते हुए बनाते हैं ताकि ग्रेविटी का फ्लो होता जाए, ठीक है। तो बेड का स्लोप, आपका जो चैनल बेड का स्लोप है कंप्लीटली आपका नेचुरली डिपेंड करता है जहां आप बनाने जा रहे हो वो उस जगह का लैंड का नेचुरल स्लोप क्या है। Slope of the channel bed should be such that non-scoring and non-silting uniform flow is possible. कोशिश यही रहनी चाहिए कि चैनल बेड का जो स्लोप हो, ठीक है, वो इस तरीके का हो कि जहां पे सिल्टेशन ना हो, ठीक है, वहां का जो है जाकर के जमा ना हो जाए बालू रेत मिट्टी जो भी है, ठीक है, सिल्टेशन ना हो वहां पे किसी तरह का, मतलब बह करके जो है या एक तरह से कह लो कि आप फ्लो हो रहा है और ढलान इस तरह से है कि मतलब पानी ठीक से नहीं बह के वहां पे जाकर के मिट्टी जम जा रही है, उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह का रहेगा तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग टाइप का होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म फ्लो हो सके। स्लोप लेस देन 0.05% may cause silting। आपका जो है जनरली जो स्लोप है 0.05 से अगर कम है तो सिल्टिंग कॉज करता है। नॉर्मली जो है फीडर कैनाल में जो है फीडर चैनल में 0.1% जो है स्लोप को सही माना गया है, अगर उतना रहता है तो यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन रहता है। वेरी हाई स्लोप, अगर स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अगेन वो सॉइल इरोजन करेगा, आसपास की मिट्टी को इरोड कर देगा, टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, वाटर यूनिफॉर्म फिर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है साइड स्लोप मेनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। आपका जो है साइड स्लोप डिपेंड करता है कि आप चैनल किस मटेरियल से बनवा रहे हैं। आपका स्टिफ क्ले है या अर्थ है विथ कॉन्क्रीट लाइनिंग तो आपका स्लोप 0.5:1 होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर 2:1:1 होना चाहिए। अर्थ विथ स्टोन पिचिंग, अगर आपने स्टोन पिचिंग करवाई हुई है तो 1:1 होना चाहिए। फर्म क्ले, अगर क्ले मटेरियल का बना हो उसमें मटेरियल ज्यादा है तो 1.5:1 होना चाहिए। लूज सैंडी अर्थ जो है आपका अगर है तो 2:1 होना चाहिए। सैंडी लोम है तो 3:1 होना चाहिए, ठीक है। फ्री बोर्ड पहले पढ़ाया था आप लोगों को, फ्री बोर्ड क्या होता है बताओ कोई, बोलो कोई तो वाटर बोलो। टेप्स के टॉप से मैडम वो डाइक का टॉप वाला पोर्शन। हाँ, वाटर जो लेवल आपका पॉन्ड में रहता है मैक्सिमम वहां से लेकर के, ठीक है, पॉन्ड में जो Yes, आपने ma'am, वाटर that- डाला है तो सरफेस जो वाटर का है वहां से लेकर Yes. के आपके डाइका हेड तक, तो आपका जो फ्री Yes. बोर्ड कैलकुलेट करते हैं उसका ये फॉर्मूला है F=CD आपका होल जो पावर हाफ जो है आपका 1/2 जो यहाँ पे फ्री बोर्ड जो हो गया वो फीट में यूनिट जो होगा यहाँ पे फीट में है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यहाँ पे फीट में मेंशन हुआ था तो मैंने फीट में ही लिखा। C इज द कांस्टेंट वेरिंग फ्रॉम, यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है 1.5 से 2.5 रहता है, डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज कैसा है और ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। D यहाँ पे हो गया डेप्थ ऑफ द चैनल और वो फीट या सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। आपका इसमें जो है ये जो आगे का जो फॉर्मूला है ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है और मेरे पास ये टाइम नहीं है तो आधा अधूरा रह जाएगा। ये रेक्टेंगुलर, ट्रापेजॉइडल और सर्कुलर जो है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ जो है ये एक फॉर्मूला भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करना है मुझे, आज थोड़ा इसको रहने देते हैं। देन आफ्टर ये इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये वाला टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन। आपके जो फिश पॉन्ड में आपको एनुअली जो वाटर कितना जरूरत पड़ता है वो उसका कैलकुलेशन है दिस फॉर्मूला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी मतलब बस याद रखना, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछता है। तो
इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कुछ, तो इसको थोड़ा, अगर वो मैनुअल है तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा देख लूंगी, ठीक है, ये जो थोड़ा सा है मेंशन करते हुए नेक्स्ट क्लास के लिए रखती हूँ। फिर आज इतना ही रहने देते हैं थोड़ा। और 1 मिनट, आप लोगों का इसके अलावा क्या क्या है? हाँ मैम जेआरएफ में भी एक क्वेश्चन पूछता है क्या है इससे? हाँ, पूछता तो है मैनिंग कई बार, तो मैंने देखा है मेरे टाइम पे, अभी तो पता नहीं, शायद आप अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो मैनिंग क्वेश्चन को लेकर के, लाइक मैनिंग क्वेश्चन के इटसेल्फ नेम के ऊपर लेकर के, लाइक कैसे एस्टिमेट करते हैं मीन वेलोसिटी फीडर प्लानर में यूज करने के कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं कॉमनली, लाइक इस टाइप का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार मैंने देखा है ये क्वेश्चन को, तो ये इम्पोर्टेंट है ये। और भी उसमें बहुत, मैम उस मैनुअल में बहुत, सुनो जनरली उस इतना मैनुअल, डीप नहीं पूछता। अभी तक तो नहीं पूछा था, मेरे टाइम तो तक नहीं पूछा था। देखो हर बार हर ईयर जो है सेम क्वेश्चन तो रिपीट करेगा नहीं, हमारे टाइम पे जो क्वेश्चन है हो सकता है उसमें से सेम टैली कर जाए, लेकिन वो क्वेश्चन हमेशा नहीं रहता। अभी तुम मेडिकल का ही तुम 5 साल पुराना उठा के देख लो और अभी देख लो तो तुम्हें क्या सेम मिलेगा? कुछ ही क्वेश्चन उसमें टैली करेंगे, तो सेम तुम लोग के साथ है। अभी का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारे टाइम पे था, लेकिन उसमें से सारे क्वेश्चन आपको नहीं लड़ेंगे, इसलिए आप थोड़ा मतलब, और कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी उस तरह से टफ ही आएंगे, तो आप उस तरीके से पढ़ाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है बस उतने में ही सीमित रहो। और मैम जेआरएफ में देखें तो मिनिमम 30% क्वेश्चन रिपीट करता है मिनिमम, और उसमें 50% से देखो ऊपर ये तुम सेम क्या, मतलब कॉन्सेप्ट। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आसपास के ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे 4th ईयर के केस में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 75% क्वेश्चन बैंक से आ गया था, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर तक कुछ नहीं आया था, 2-4 क्वेश्चन आया था। हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं आया था, हमारे टाइम पे तो स्टैटिस्टिक्स से कम 6-7 क्वेश्चन आ गए थे, और उस समय हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के टीचर नहीं थे, तो हमने आंसर नहीं कर पाए, वरना हमारा और अच्छा रैंक रहता। यस मैम। तो इसीलिए यू नेवर नो कि जैसा आ रहा है वैसा आएगा, हो सकता है चेंज हो जाए, तो आप ना अपना प्रिपरेशन वैसा रखो ना, ठीक है। ओके ओके। तो उसमें ये वाला